Everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है वाटर सप्लाई एंड परचेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है वाटर सप्लाई का। An adequate supply of potable water should be available in the manufacturing unit। जो पोर्टेबल वाटर होता है उसकी एक प्रॉपर सप्लाई, एक एडिक्वेट सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो भी प्रोडक्शन का प्लांट है वहाँ पे होनी चाहिए। पोर्टेबल सिंपली मीन्स सेफ टू ड्रिंक। पोर्टेबल का मतलब ही होता है कि ऐसा वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए सेफ है, जिसको ड्रिंक किया जा सकता है। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर। प्रोविजंस मेड किए जाने चाहिए, बनाने चाहिए, ताकि एप्रोप्रिएट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, और जो पीने का पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर सप्लाई चेन बनाई जा सके। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पोर्टेबल वाटर मस्ट बी यूज्ड टू इंश्योर food stuffs are not contaminated by the source of water used। पोर्टेबल वाटर के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस जगह पे वाटर लिया जा रहा है, जहाँ से वाटर को लिया जा रहा है, उस सोर्स से फूड प्रोडक्शन यूनिट में या फूड में कोई भी कंटेमिनेशन ना पहुँचे। आइस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी मेड फ्रॉम पोर्टेबल वाटर। जो भी आइस को यूज़ किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आइस बनी है वो अच्छे वाटर से ही बनाई गई हो, कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ ना किया गया हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइस। टू इंश्योर फूड स्टफ्स आर नॉट कंटेमिनेटेड, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो कंटेमिनेटेड ना बने। आइस मस्ट बी मेड, हैंडल्ड एंड स्टोर्ड अंडर सुटेबल कंडीशंस। जो बनी हुई आइस है उसको प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए और सुटेबल कंडीशंस में उसका स्टोरेज होना चाहिए, दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशन, ताकि इसको हर प्रकार से होने वाले कंटेमिनेशन से बचाया जा सके। A cleaning should also be in place for the water distribution system। जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वाटर की सप्लाई चेन है, वहाँ पे भी क्लीनिंग प्रोसीजर्स अच्छे होने चाहिए। दैट हैज़ बीन वैलिडेटेड, इज मॉनिटर्ड एंड रूटीनली वेरीफाइड। वो इस तरीके के सप्लाई चेन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होने चाहिए ताकि वहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना हो पाए, और उनको प्रॉपरली रूटीनली उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए और वेरीफाई किया जाना चाहिए कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या कोई भी करेक्शन लायक अगर चीज़ है तो उसको करेक्ट किया जा सके। The water distribution map can be color coded to add differentiation of water systems। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं ये कलर कोडेड हो सकते हैं ताकि अलग अलग जगह के वाटर सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहाँ पे पोर्टेबल वाटर का सिस्टम है, कहाँ पे गलत तरीके का वाटर है, ये सारी चीज़ें इजीली पता चल सके। The water supply, that is Water Quality Regulations 2016 state that water should not contain any microorganism or parasite or any chemical at a concentration or value which constitutes a potential danger to human health। बहुत ही important बात यहाँ पे कही गई है
वाटर क्वालिटी रेगुलेशन एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो पीने लायक या जो पोर्टेबल वाटर होता है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैरासाइट या कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, और वो भी उस कंसंट्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। To maintain these standards, the water should, if necessary, be chlorinated or otherwise adequately treated. अगर ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि किसी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वाटर में आ गया है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका प्रॉपर क्लोरीनेशन किया जाना चाहिए ताकि जो वाटर है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। Although the water may be delivered to the manufacturing site at a potable standard, this does not mean that at the point of use it is still at the same standard. एक अगली इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर जहाँ पे वाटर को भेजा जा रहा है, जिस जगह से भेजा जा रहा है वहाँ पे तो सिक्योरली भेज दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई चेन से होते हुए वाटर जिस जगह पे पहुँचा है, जिस जगह पे उसको यूज़ किया जाना है, वहाँ पे भी वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स का होगा। मतलब उसकी क्वालिटी में कोई चेंज भी आ सकता है, और ऐसा चेंज आ सकता है जो कि हार्मफुल भी हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। Consideration should be given to the number of individual using points and therefore the number of sampling points and frequency of sampling required to verify consistent standard. इस बात को कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए कि जिन पॉइंट्स पे वाटर का यूज़ हो रहा है या जो सैम्पलिंग पॉइंट है वहाँ पे भी प्रॉपरली सैम्पलिंग की जानी चाहिए एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे, ताकि उसके जो वाटर के स्टैंडर्ड्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सके और किसी भी गलत तरीके के वाटर को ड्रिंक करने से या यूज़ करने से बचा जा सके। A risk assessment should be undertaken to determine the level of risk at the point of water use with regard to food safety and quality. एक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए प्रॉपर, ताकि जिस जगह पे वाटर को यूज़ किया जा रहा है उस जगह पे रिस्क का लेवल क्या है, जो वाटर यूज़ किया जा रहा है उसमें कितना रिस्क है, और वो फूड की सेफ्टी और फूड की क्वालिटी पे क्या फ़र्क डाल रहा है, इन सब का रेगुलर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। Water that is recycled for reuse should be treated so that it does not pose a potential contamination risk. अगर वाटर को रिसाइकल किया जा रहा है रीयूज़ के लिए तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि उसमें कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। The treatment process should be routinely monitored to determine its effectiveness. जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस है एक रूटीन टाइम पे इसको प्रॉपर डिटरमाइन करना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कितनी इफ़ेक्टिव है और वो कोई कंटेमिनेशन तो नहीं छोड़ रही है वाटर में। नेक्स्ट आता है बॉयल वाटर एडवाइस। In the event of microbiological contamination of mains water supplies, water utilities in the areas concerned would in most instances issue advice to boil water before use. अगर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन के फील्ड में देखें तो ये कहा जाता है कि जो वाटर की मेन सप्लाईज हैं या जो वाटर यूटिलिटीज़ हैं जहाँ पे वाटर को यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। ये एडवाइस जारी की जाती है कि बॉइल्ड वाटर का यूज़ किया जा सके ताकि कम से कम माइक्रोबियल ग्रोथ हो और कंटेमिनेशन को वहाँ पे रोका जा सके। नेक्स्ट आता है वाटर सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। Water should be routinely sampled both at the point of entry to the site at various points around the premises. वाटर का ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, ये जहाँ से वाटर को लिया जा रहा है जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से लेके जहाँ तक वाटर को यूज़ किया जा रहा है उन सारी पॉइंट्स पे रूटीनली उसका चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए।
This will give a good indication of the microbiological loading on entry to the site and whether the water system itself is increasing the bacterial loading of the water. अगर ऐसा होता है कि जो एंट्री पॉइंट है और जो यूज़ पॉइंट है दोनों ही जगह पे वाटर का प्रॉपर सैम्पलिंग हो रहा है, प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है, तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि जो वाटर का बैक्टीरियल लोड है वो काफ़ी कम हो जाए और वाटर इजीली यूज़ करने लायक हो जाए. The risk assessment should consider the frequency of sampling required for both microbiological and chemical analysis of water to verify that it meets minimum potable standards. रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए दोनों ही माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल लेवल पे, ताकि इसको वेरीफाई किया जा सके कि जो मिनिमम पोर्टेबल स्टैंडर्ड्स है, जो पीने के पानी के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं. The risk assessment should also consider the proportion of the finished product that constitute water added during the manufacturing process, such as in the case of diluting fruit juice concentrate in order to pack single strength juice. रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होती है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि जो कंटेमिनेशन है उसके रिस्क को कम कर दिया जाता है. अब आता है परचेसिंग. परचेसिंग का प्रिंसिपल क्या है? सप्लायर्स शुड बी सेलेक्टेड ऑन देयर एबिलिटी टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट्स डिफाइंड रिक्वायरमेंट. सप्लायर्स इस तरीके से सेलेक्ट होने चाहिए जो कि प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को सपोर्ट कर सकें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग. The exact nature of the supplier approval and performance monitoring undertaken will depend on the effect of the purchased product or service on the finished product. जो exact nature होगा सप्लायर का वो डिपेंड करेगा कि जो परचेस्ड प्रोडक्ट है या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. कुछ जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं. The management team should develop a supplier quality assurance and performance monitoring procedure that defines the criteria for selection, approval, review and ongoing approval of suppliers and the materials and services they supply to ensure that purchased product and services consistently meet the manufacturing organization's requirement. जो मैनेजमेंट टीम है उनको ऐसी क्वालिटी और मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स बनाने चाहिए जो डिफाइन करें जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, अप्रूवल का, रिव्यू का और जो ऑनगोइंग अप्रूवल है सप्लायर्स के लिए, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर करें और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी मीट करें. अब आता है सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस. The quality control manager should have an advisory role in the choice of suppliers of raw material. जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं इनके लिए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पास में चॉइस होती है कि वो कहाँ से रॉ मटेरियल की सप्लाई को ले रहा है और कहाँ से नहीं ले रहा है, और एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग एज वेल एज पैकेजिंग इक्विपमेंट और सर्विसेज के रिगार्डिंग. This should include determining if the supplier possesses certification to third-party assurance, technical management standards or internal company standards, certificate of analysis, conformity and in-house checks. अगला आता है The purchasing manager should have authority to place orders with suppliers on the approved suppliers list. जो परचेसिंग मैनेजर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किन सप्लायर से अपना ऑर्डर प्लेस करेगा फॉर रॉ मटेरियल लॉट्स एंड सर्विसेज दैट कन्फर्म्स टू द रेलिवेंट स्पेसिफिकेशंस. कि जो रॉ मटेरियल है जो लेना है, इसके अलावा जो रेलिवेंट स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म्स करना है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करता है, डिटरमाइन करता है जो परचेसिंग मैनेजर होता है, क्योंकि उसके पास में ये अथॉरिटी होती है. The material, packaging equipment and services that should be within the scope of the supplier assurance
एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर इंक्लूड, जो मटेरियल्स, जो पैकेजिंग, जो इक्विपमेंट, जो सर्विसेज होती हैं जो स्कोप में होती हैं सप्लायर एश्योरेंस और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स में, वो इंक्लूड करती हैं रॉ मटेरियल्स एंड इंग्रेडिएंट सप्लायर्स, बोथ डायरेक्ट सप्लायर्स which could include agents and distributors. डायरेक्ट सप्लायर्स में एजेंट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, एंड इफ़ रिक्वायर्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। दूसरा है पैकेजिंग एंड फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल सप्लायर, जो पैकेजिंग को सप्लाई कर रहे हैं, जो फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स को सप्लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग सप्लायर। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही प्रकार के पैकेजिंग सप्लायर्स आ जाते हैं। अगला टाइप है वाटर सप्लायर्स। नेक्स्ट है इक्विपमेंट सप्लायर्स, जो कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सच एज मेंटेनेंस एंड सर्विसेज, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेंटेनेंस और सर्विसिंग होती है वो, कैलिब्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग एंड रिटेल ट्रे वॉशिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग की कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स एंड एजेंसी स्टाफ, पेस्ट कंट्रोल, लॉन्ड्री एंड कैटरिंग सर्विसेज, हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज कुछ ऐसी होती हैं जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेंटेनेंस के लिए रखा जा सकता है। अगला है सब कॉन्ट्रैक्टेड और आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑपरेशंस, जो सब कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे होती हैं या आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज ऑपरेशन होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग एड्स होते हैं, प्रोसेसिंग एड्स भी आते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स में। अगला है यूज ऑफ आउटसाइड सर्विसेज, जो आउटसाइड सर्विसेज होती हैं इनका यूज क्या है। Supplier approval and performance monitoring procedure also needs to address the range of outside services that could be purchased under contract. जो सप्लायर अप्रूवल होता है, जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होती है कि बहुत सारी आउटसाइड सर्विसेज की रेंज को भी इंक्लूड किया जाए और उनको परचेज करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी वर्क हो सकता है। उनमें इंक्लूड होते हैं बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लॉन्ड्रिंग, वेस्ट डिस्पोजल, स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, वेयरहाउसिंग, कंप्यूटर सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज सच एज बिजनेस कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड लीगल कंसल्टेंट। ये चीज़ें इतनी इसमें आती हैं जो कि आउटसाइड सर्विसेज में आती हैं और इनके लिए भी काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस और प्रिपरेशन करके रखनी होती है। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट्स बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट गिवर एंड अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और जो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो जो एग्रीमेंट होता है शुड बी इन राइटिंग एंड शुड इंक्लूड एडिक्वेट इंडिकेशंस ऑफ द एग्रीड रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। ये जो एग्रीमेंट है ये राइटिंग में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए और इसमें प्रॉपर इंडिकेशंस होनी चाहिए जिन जिन चीज़ों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अलग अलग पार्टीज़ की, उनको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए ताकि बाद में चल के आगे चल के कोई भी उसमें विवाद ना हो पाए। इसलिए हर चीज़ रिटन में होनी चाहिए और प्रॉपर इंडिकेशंस को इंक्लूड करना चाहिए। और जो एग्रीमेंट है, जिन जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए जो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में, दैट इज़ जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं, उनके बीच की सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होनी चाहिए और एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए। एंड ऑफ एनी स्पेशल हैजार्ड ऑफ विच आइदर पार्टी इज अवेयर एंड रिकॉर्ड द अथॉरिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर टू कंडक्ट द वर्क। अगर कोई ऐसा खतरा है जो कि आगे चल के हो सकता है
और जिससे कि कोई एक पार्टी अवेयर है कि हाँ ये चीज़ का हैजार्ड हो सकता है, इस चीज़ का रिस्क आगे चल के कंपनी में आ सकता है, या कोई भी चीज़ है जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में कोई भी रिस्क हो सकता है, और अगर एक भी पार्टी उससे अवेयर है तो उसको वो जो एग्रीमेंट है उसमें वो चीज़ मेंशन करनी चाहिए। और ये जो रिकॉर्ड होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, जो वर्क को करा रहा है, उसके लिए ये ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड उसके एग्रीमेंट में हो। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक है एलिसिट बिहेवियर। क्या मतलब होता है एलिसिट बिहेवियर का? इन एग्रीइंग टू परचेस मटेरियल्स और सर्विसेज फ्रॉम अ सप्लायर to the manufacturer should consider the potential for illicit behavior। जो मटेरियल को परचेसिंग की जा रही है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो सर्विसेज हैं जो सप्लायर्स तक पहुंच रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मैन्युफैक्चरर उन्हें बना रहा है, उसके बाद में वो आगे सप्लाई हो रही हैं, तो जो एलिसिट बिहेवियर होता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। द स्कोप फॉर एलिसिट बिहेवियर इज वास्ट। जो एलिसिट बिहेवियर है इसका स्कोप बहुत ही वास्ट है विद इन दी फूड सेक्टर। वो भी अगर बात फूड सेक्टर की आती है तो एलिसिट बिहेवियर काफ़ी ब्रॉड स्केल पे हो जाता है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अंडरटेक अ फोकस्ड रिस्क असेसमेंट। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये एलिसिट बिहेवियर देखने को मिल रहा है किसी भी फूड सेक्टर में या फूड प्रोडक्शन कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो ज़रूरी हो जाता है कि प्रॉपर रिस्क असेसमेंट टेस्ट किए जाएं एक रेगुलर इंटरवल पे। और जब कभी भी ज़रूरत हो, अगर उनमें किसी करेक्शन की या किसी नए पॉइंट को ऐड करना है, रिस्क असेसमेंट की कोई नई टेक्निक को उसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के रिस्क असेसमेंट पे फोकस किया जाना चाहिए। द स्कोप नीड्स टू बी डिफाइंड। जो भी स्कोप होता है ज़रूरी होता है कि उसको डिफाइन किया जाए। एंड शुड इंक्लूड द मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स दैट पोज द मोस्ट रिस्क। और उन प्रोडक्ट पे या जो मटेरियल्स हैं जिन पे ज़्यादा रिस्क है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और उनके लिए जो प्रॉपर रिस्क असेसमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं कि ज़्यादा हो, या उनका रेगुलर चेकअप एक जो नॉर्मल है जिस पर रिस्क कम है उससे ज़्यादा होना चाहिए। The potential types of threat and preparators and how the risk can be effectively mitigated। ये देखना चाहिए कि किस किस टाइप का खतरा है, किस किस टाइप के थ्रेट हैं और कैसे उस रिस्क को कम किया जा सकता है। और इवन कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से उस रिस्क को प्रिवेंट किया जा सकता है। Potential issues that can arise such as product adulteration, substitution, counterfeiting and misrepresentation among others। जो issues प्रोडक्ट के साथ में arise हो सकते हैं, जो issues हो सकते हैं, उनमें से कुछ हैं कि जैसे प्रोडक्ट का एडल्ट्रेशन हो जाए, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन हो जाए कि गलत प्रोडक्ट को ओरिजिनल प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया, या काउंटर फिटिंग हो जाए, मिस रिप्रेजेंटेशन की कोई चीज़ है कुछ और लेकिन उसको रिप्रेजेंट किसी और तरीके से कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एलिसिट बिहेवियर के लिए, जिसका कि प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर। So thank you for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. For any help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone.
Thank you again for watching this session.